चलिए फिर सब आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि हम लोग कल हम लोग ने किया था ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये हमने किया था, इसका पार्ट वन जो आपके यूट्यूब में अवेलेबल है। और जो नहीं देख पाए हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आज के इसका भाग दो हम लोग करने वाले हैं। और इसके साथ ही ये ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का जो होगा कंप्लीट हमारा क्लास हो जाएगा। इसमें कुछ योजनाएं बची थी, उसको हम लोग कवर करेंगे। और इसके बाद जो आपका ये होगा, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। अभी सीजीपीएससी मेंस टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च से। तो इसको जो भी है आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसका शेड्यूल जारी हो गया और ये आपको शेड्यूल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे हमारे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 50 स्टूडेंट के लिए फीस 2000 रुपये है। तो शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए, अगले बार फिर से फीस हो जाएगा 2500। ठीक है, तो बता दीजिएगा जिनको भी जरूरत होगा और देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी से संबंधित प्रमुख योजनाएं जो आपके एग्जाम में पूछ जाने की संभावना है। हालांकि कुछ योजनाओं को हम लोगों ने जब पिछले बार पढ़ा था तो उसी के साथ में कुछ कुछ पढ़ा दिया था, पर कुछ योजनाएं जो आपकी बच गई हैं उसको हमको देखना है। जैसे पहला है आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है, ठीक है, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो ग्रामीण भारत में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उसको हमें देखना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर करना। नाम से स्पष्ट है, डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर करना। और ये योजना का देश भर में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर किया जा चुका है। तो दो चीज रखना, लोगों को क्या करना है इसमें? डिजिटल रूप से साक्षर करना है। और अभी तक 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत नेट परियोजना। वैसे ही बस्तर नेट परियोजना चल रहा है, जैसे पूरे भारत में है आपका भारत नेट परियोजना, वैसे छत्तीसगढ़ में क्या है आपका बस्तर नेट परियोजना। तो ये भारत नेट परियोजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2011 में, याद रखना आपको। अक्टूबर 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य है भारत के सभी गांव और ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से जोड़ना है। ठीक है, तो भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के सभी गांव और ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से कनेक्ट करने के लिए लाया गया है। इसके तहत ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाएगा, केबल बिछा करके। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में बस्तर नेट परियोजना लाया गया है, जिसमें तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके जोड़ा जाएगा। ठीक है, सड़कों एवं रेल लाइनों और बिजली लाइनों को इस्तेमाल किया जाता है इसको जोड़ने के लिए। अब तक 8,007 ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिल चुकी है। तो याद रखिएगा कि भारत नेट परियोजना भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2011 में लाया था। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ग्रामीण भारत में सभी गांव और ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से कनेक्ट करने के लिए लाया गया है। ठीक है, कैसे जोड़ा जाएगा? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा करके, सड़क, रेल लाइन इत्यादि वजह से। अब तक 8,000 से प्लस यानी 8,107 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट है ई नैम पोर्टल, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसे बोलते हैं ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत कब हुई थी? 14 अप्रैल 2016 को हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? खरीदी बिक्री के लिए ये पोर्टल है, जिसका किसान, व्यापारी, खरीदार सभी ऑनलाइन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बाजार भाव प्राप्त कर सकते हैं और विपणन कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसको हम लोग देख चुके हैं कल। नेक्स्ट है ई चौपाल, इसको भी देख सकते हैं। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहल है। इसमें हम देखे थे विकास संस्था, निजी कंपनी, निजी कंपनी प्लस भारत सरकार, भारत सरकार प्लस विकास संस्थाओं का एक नेटवर्क है। ठीक है, का नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क है ये क्या काम करता है? किसानों को इंटरनेट के जरिए जरिए कृषि से जुड़ी जानकारी देता है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट करके कृषि से संबंधित जानकारी, जुड़ी जानकारी देता है और सेवाएं मुहैया कराता है, जिससे किसान अपनी सीधे फसल को बेच सकते हैं और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये कृषि संबंधी सभी जानकारी, जैसे कि आपका खाद बीज की जानकारी, ठीक है, कीटनाशकों की जानकारी, नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ई चौपाल के माध्यम से। ओके, तो याद रखिए कि नेटवर्क है निजी कंपनी, भारत सरकार प्लस विकास संस्थाओं का। नेक्स्ट है आपका ई पाठशाला ऐप। ठीक है, यहां तक हम लोग कर चुके थे कल। ई पाठशाला ऐप ये शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी की संयुक्त पहल है। शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार दोनों की ज्वाइंट परियोजना है। ठीक है, इसके तहत जिसका उद्देश्य है छात्रों को डिजिटल रूप से पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री, ठीक है, मानचित्र और प्रश्न बैंक जैसी कई तरह की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। तो याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट ये है, शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी की संयुक्त पहल है।
शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी मिलकर के ई पाठशाला ऐप का संचालन कर रहे हैं। इसके उद्देश्य क्या है? छात्रों को डिजिटल रूप से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, मानचित्र, प्रश्न बैंक, पाठ्य सामग्री, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। याद रखिएगा, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है डिजिटली रूप से, ठीक है? ये दो चीज याद रखना है आपको। शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी की संयुक्त पहल है और शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना है आपका डिजिटल रूप से। शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है डिजिटल रूप से, ठीक है? डिजिटली शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है आपका किसान कॉल सेंटर, इसको भी हम लोग देख लिए थे। ये भी कृषि क्षेत्र में आईसीटी यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है? कब जारी किया था? 2004 में। वर्ष 2004 में कृषि मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था। आपका किसान कॉल सेंटर, जिसकी जो नंबर है टोल फ्री नंबर का कल मैंने बताया था 1551, तो 1800 180 1551 इसका टोटल पूरा टोल फ्री नंबर है, या 1551 पर भी कॉल कर सकते हैं। 1800 180 सब में कॉमन होता है। 1800 180 1551, ये 24x7 कृषि से जुड़ी जानकारी आपको देता है। ठीक, कल हम लोग पढ़ लिए थे, विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान कॉल सेंटर के माध्यम से। अगला है स्वयं पोर्टल, इसको भी हमने पढ़ लिए। भारत सरकार की एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? स्वयं लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसका उद्देश्य क्या है? इस प्लेटफॉर्म पर कक्षा 9वीं से ग्रेजुएशन तक के, ठीक है, 9 टू ग्रेजुएशन तक के आपके सारे पाठ्यक्रम यहाँ पे उपलब्ध हैं, ठीक है? तो स्वयं पोर्टल भारत सरकार का एक पोर्टल है, ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप 9वीं से ग्रेजुएशन तक के सारे पाठ्यक्रम यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल शिक्षा, ये टेली एजुकेशन का एक उदाहरण है। टेली एजुकेशन का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है? कौन सा? स्वयं पोर्टल। अगला है डिजिटल इंडिया योजना। डिजिटल इंडिया बताया था कल। डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ था? 2015 में। डिजिटल इंडिया योजना 2015 में शुरुआत हुआ है, ठीक है? यह योजना भारत में डिजिटलीकरण के विस्तार को लिए लाया गया, डिजिटलीकरण को विस्तार दे रहा है। इस योजना के तहत शहर से लेकर के गांव तक भारत को डिजिटली रूप से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? पूरे शहर से गांव तक को डिजिटल रूप से कनेक्ट किया जा रहा है। इसके माध्यम से पूरे भारत को एक वैश्विक गांव की संज्ञा दी गई है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। हाँ, कब शुरू हुआ था? 2015 में आया था। नेक्स्ट है आधार कार्ड योजना। आधार कार्ड योजना के एक यूनिक आईडी दिया जाता है 12 अंकों का। भारत सरकार द्वारा भारत के सभी नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक यूनिक आईडी यानी कि यूनिक पहचान पत्र है, ठीक है? इसमें 12 डिजिट होता है, ठीक है? 12 डिजिट का नंबर होता है, याद रखिएगा, 12 डिजिट का नंबर होता है, विशेष नंबर होता है, ठीक है? इसमें विशिष्ट 12 अंकों की विशिष्ट संख्या छुपी होती है। यह भारत में किसी भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण पत्र है, मतलब एड्रेस होता है इसमें और आपका डिटेल होता है, ठीक है? इसमें आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होता है। विशेष अंक दिया जाता है जिसका एक विशेष कोड होता है जिसके माध्यम से आपकी विशेष पहचान होती है। तो नागरिकों को जारी किया गया है यह पहचान पत्र है जिसमें 12 अंकों का विशिष्ट संख्या छिपी होती है। भारत में किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत पहचान और पता होता है, ठीक है? नेक्स्ट है भूइयां ऐप। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप है। ये भू राजस्व यानी जमीन से जुड़ी जानकारी देता है आपको। इसमें B1 नक्शा, खसरा, ठीक है, आपको जमीन संबंधी सारी जानकारी मिलती है भूइयां ऐप में। हासिल कर जमीन से जुड़ी सभी जानकारी B1 B2, ठीक है, B1 B2 नक्शा खसरा जानकारी हासिल की जा सकती है। साथ ही जमीन की संबंधित खसरे, खाते, भू नक्शा देखा जा सकता है। अपना जमीन का रिकॉर्ड आप इसमें देख सकते हो मैप के थ्रू, ठीक है? ये है भूइयां ऐप, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगला है ग्रामीण चॉइस सेंटर योजना। ग्रामीण चॉइस सेंटर जो ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं की मदद करता है। CSC आप सेंटर देखे होंगे, गांव गांव में खुल चुके हैं CSC सेंटर। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को जन्म, मृत्यु, विवाह, आय, जाति, निवास इत्यादि बहुत सारी सेवाएं, लगभग 50 से अधिक सेवाएं इसमें क्या करती है? प्रदान की जाती हैं, ठीक है? जो भी चाहे आप चॉइस सेंटर में जाकर के आप वहां से गवर्नमेंट की सारी सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? तो इसे गांव गांव में होता है। आजकल पैसा का भी काम करते हैं लोग, पैसा निकाल देते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। अगला चिप्स, ठीक है? ये छत्तीसगढ़ सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है, फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एंड प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है? फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ इन्फोटेक, ठीक है? इन्फोटेक एंड प्रमोशन सोसाइटी। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे आप एग्जाम में, वैसे लिखेंगे छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं प्रमोशन सोसाइटी। हम लोग हिंदी वाले इसको आपको हिंदी में ही लिखना है, सोसाइटी, ठीक है? तो ये काय के लिए आया था? ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्मित, राज्य सरकार का है ना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक पंजीकृत सोसाइटी है जो सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दो चीज के लिए विशेषली किया गया है,
सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों चीजों को आयोग को आगे बढ़ाने के लिए यह विकसित किया गया है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है आपका चॉइस। चॉइस सेंटर क्या करता है, अभी हम पढ़े थे, त्वरित नागरिक सेवाएं कहीं भी कभी भी प्रदान करने के लिए यह शुरुआत किया गया है। यह एकल खिड़की निदान सेवा है। एकल खिड़की निदान मतलब सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है, इसका बोलते हैं हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम मतलब एक जगह जाओगे आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। चॉइस सेंटर के माध्यम से आधार कार्ड, वही हम लोग पढ़े, जाति निवास, मतदाना पहचान पत्र, बिजली बिल, जनधन योजना, बैंकिंग सेवा, पासपोर्ट इत्यादि गवर्नमेंट की सभी सुविधाएं यहाँ से प्राप्त की जा सकती है, चॉइस सेंटर है। अगला है लोक सेवा केंद्र। हाँ, ये था इसमें आपका चॉइस सेंटर। ये लोक सेवा केंद्र जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपका जाति निवास, आमदनी प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सुविधा मिल रही है, ये गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र गवर्नमेंट का होता है और चॉइस सेंटर ये क्या होता है, निजी होता है, ठीक है। सरकार इसमें आईडी के माध्यम से देती है, आप भी चला सकते हो चॉइस सेंटर, ठीक है। गाँव गाँव में खुल चुका है। ये लोक सेवा केंद्र हर ब्लॉक में होता है। भूइयां हमने देख लिए, भू राजस्व अभिलेख के कंप्यूटरीकरण के लिए, नक्शा खसरा बीमा इत्यादि जानकारी के लिए आईटी के उपयोग किया जा रहा है। अगला है ई जिला परियोजना। ई जिला परियोजना क्या है, भारत सरकार का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कार्यक्रम। ई गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना क्रियान्वित है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र, जन शिकायत, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पेंशन इत्यादि सेवाओं को शामिल किया गया है। ये सभी सेवाएं लोक सेवा केंद्र, चॉइस केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही है। तो याद रखिएगा ई जिला परियोजना क्या है, यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रमाण पत्र, ठीक है, जन शिकायत निवारण प्रणाली, सूचना का अधिकार अधिनियम, पीडीएस प्रणाली, इन इत्यादि चीजों को, सेवाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। वैसे ही भारत नेट परियोजना हम लोग पढ़ चुके हैं, 2011 में आया था। भारत नेट परियोजना कब आया था, 2011 में, ठीक। 2.5 लाख गांव पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करना है। 2.5 लाख गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करना है। अब तक लगभग 8,167 ग्राम इससे जुड़ चुके हैं, ठीक है। लेटेस्ट डाटा है ये, पिछले बार जो आया था 8,107 आया था, 8,167 ग्राम अभी तक जुड़ चुके हैं भारत नेट परियोजना से। अगला है भारत नेट की जगह पे क्या आया है, बस्तर नेट। बस्तर नेट क्या है, बस्तर के 7 जिलों में, ठीक है, 836 किलोमीटर, 836 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है, जिसके माध्यम से दूर संचार घनत्व में वृद्धि होगी, यानी कि संचार में क्या होगा, दूरी कम होगी और घनत्व में डेंसिटी बढ़ेगा। यानी कि बस्तर के सभी जिलों को आपस में जोड़ने के लिए क्या बनाया गया है, बस्तर नेट परियोजना लाया गया है। 7 जिले हैं बस्तर में, 7 जिलों में 836 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर की एक केबल बिछाई गई है, जिससे क्या होगा, दूर संचार घनत्व में वृद्धि होगी और ऑपरेटर्स वॉइस तथा डेटा सेवा प्रदान कर सकेंगे। जो आप करते हैं संचार में, वॉइस ओवर कॉल और डेटा सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है बस्तर नेट परियोजना, ठीक है। भारत नेट में 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ना है। अब तक 8,167 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है भारत नेट परियोजना के तहत, ठीक है। अगला लगते हैं डिजिटल भारत अभियान। डिजिटल भारत अभियान क्या है, डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य है कि सरकार को बिना कागज के इस्तेमाल, यानी कि पारदर्शिता लाने के लिए, है ना, कि पेपर वर्क, नो पेपर, कैशलेस हो और पेपरलेस हो, इस चीजों के लिए ये लाया गया है, पेपरलेस वर्क के लिए, ठीक है। तो भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है और पेपरलेस वर्क कराना है, ठीक है, बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए ये योजना लाया गया है। याद रखिएगा, डिजिटल भारत अभियान। डिजिटल भारत अभियान का उद्देश्य है सरकार को जनता तक जुड़ना और सभी सरकारी सुविधाएं पेपरलेस के माध्यम से पहुंचाना, ठीक है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है डिजिटल आधारभूत ढांचा निर्माण, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, तीसरा है डिजिटल साक्षरता। पहले तो क्या आधारभूत ढांचा का निर्माण करेंगे, फिर जनता तक उसका पहुंच सुनिश्चित करेंगे, फिर डिजिटल रूप से क्या करेंगे, उसको साक्षर करेंगे, ठीक है। तो डिजिटल आधारभूत ढांचा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, फिर डिजिटल साक्षरता, इसके 3 प्रमुख घटक हैं, ओके, याद रखिएगा, ओके। डिजिटल इंडिया के 3 प्रमुख घटक हैं, याद रखिए, आधारभूत ढांचा, पहले आधारभूत ढांचा विकसित करेंगे, फिर लोगों तक पहुंचेंगे, फिर क्या करेंगे, डिजिटल रूप से साक्षर करेंगे। ये 3 प्रमुख घटक है। इसके अलावा आपके इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, अभी एक जुड़ा हुआ है
बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये एक चैप्टर जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। तो हमको बैंकिंग तो नहीं पढ़ना है, पर सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ना है। यहाँ पे आपका सारा डिटेल आपका दिया है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे में। इसमें देखो छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, ये जो अपन लोग चिप्स पढ़े ना, चिप्स के बारे में दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एंड प्रमोशन सोसाइटी की फ्लैगशिप परियोजनाओं की उपलब्धियां। तो ये छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी यानी कि चिप्स के द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। उसी की क्या क्या दिया गया, उसकी उपलब्धियां हैं। इसी को बताया था कि ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है ये, ठीक है। इसके द्वारा जो चलाई जा रही है प्रमुख योजना, जिसको एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे वाले चैप्टर में ही दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर है आपका 84 है, देखते हैं 94 है, 94 नंबर पेज में दिया हुआ है, ठीक है। इसे आप लोग देख सकते हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वे जो अभी जारी किया गया सरकार द्वारा, उसमें दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पढ़े थे, अब छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना देखिए, चिप्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आएगा ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्या है, तो लिखेंगे इसकी शुरुआत चिप्स के द्वारा की गई है, ठीक है। तो शासन के केंद्रित सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायकी है, तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, जाति निवास प्रमाण पत्र पंजीयन गुमास्ता लाइसेंस किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें कुल 79 प्रकार की शासकीय सेवाएं दी जाती है। आप इतना ना लिखकर कर लिख सकते हो, या छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसे चिप्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एंड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें कुल 79 प्रकार की शासकीय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें मुख्यतः कुछ परियोजना लिख सकते देना, विवाह, जाति, निवास, आय इत्यादि सेवाएं दी जा रही है, ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही है। अगस्त 2025 में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उन्नत संस्करण जारी किया गया है, बस इतना, दोनों में ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो 79 प्रकार की सेवाएं जारी की जा रही है, चिप्स द्वारा संचालित किया जा रहा है, और 25 में इसका नया लाया गया पोर्टल, ठीक है। बाकी कोई काम का नहीं है आप में इसमें, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ये आपका पेज नंबर 94 में है ये। अगला है आपका सीजी स्वान, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सीजी स्वान परियोजना है, ये भी चिप्स द्वारा जारी किया गया है। सीजी स्वान क्या है, सीजी स्वान राज्य की मुख्य आईटी अधोसंरचना है, जो सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए नेटवर्क उपलब्ध कराता है, ठीक है। देखिएगा, आईटी और ई गवर्नेंस दोनों के लिए नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली एक संस्था है सीजी स्वान, ठीक है। वर्तमान में सक्रिय भूमिका निर्वहन कर रही है राज्य के 33 जिलों में, 33 जिलों में आपका ये, और मुख्यालयों में अब 118 विकास खंड मुख्यालयों में, 33 जिला मुख्यालय, 118 ब्लॉक में ये परियोजना चल रही है। सुरक्षित और निर्बाध हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है सीजी स्वान, ठीक है। एक नेटवर्क है, किसमें क्या करता है, आईटी और ई गवर्नेंस के माध्यम से नेटवर्क उपलब्ध कराता है। यह 33 जिला के मुख्यालय, साथ साथ 118 विकास खंड मुख्यालय में ये परियोजना चल रही है। इसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, और अब तक 8120 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचालित किए जा चुके हैं, ठीक है। ये सारा परियोजना आपका उसी में दिया हुआ है। अगला है एकीकृत ई प्रोक्योरमेंट परियोजना, इंटीग्रेटेड ई प्रोक्योरमेंट परियोजना। इसमें क्या होता है, इस प्रोक्योरमेंट परियोजना के आरंभ से लेकर अंतिम तक समस्त कार्यों को एकीकृत समाधान में एकीकृत ई प्रोक्योरमेंट परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है पारदर्शिता और सुशासन के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, पारदर्शिता और सुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट परियोजना के अगले चरण में नवीन तकनीक आधारित उन्नत हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी नई दिल्ली द्वारा विकसित है ये, ठीक है। एनआईसी नई दिल्ली द्वारा ये विकसित किया गया है, ठीक है। और सरकारी ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पूछेगा एकीकृत ई प्रोक्योरमेंट परियोजना किस द्वारा जारी किया गया है, चिप्स के द्वारा जारी किया गया है, लिखना आप सबसे पहले, ठीक है। यह पारदर्शिता और सुशासन के, सॉरी चिप्स द्वारा बोलो, एनआईसी द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी द्वारा जारी किया गया है ये, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, पारदर्शिता और सुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस परियोजना को लाया गया है, ताकि क्या किया जा सके, परियोजना के नवीन तकनीक आधारित उन्नत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके परियोजना को समयबद्ध में पूरा किया जा सके, ठीक है। समस्त कार्यों को समाधान के लिए, समस्त कार्यों के समाधान के लिए ये लाया गया है ई प्रोक्योरमेंट परियोजना। पारदर्शिता और सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए यह योजना लाई गई भारत सरकार के एनआईसी के द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टेट डाटा सेंटर, ठीक है। स्टेट डाटा सेंटर क्या है, स्टेट डाटा सेंटर में आपके छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य के लगभग 38 विभाग और 225 विभागीय वेबसाइट को
कुशलता पूर्वक एवं निरंतर संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से विभागीय डाटा का सुरक्षित भंडारण किया जा रहा है सुनिश्चित। इसमें स्टेट डाटा सेंटर बनाया गया है और इसके द्वितीय चरण में आधुनिकतम तकनीकों के साथ साथ समन्वय करते हुए छत्तीसगढ़ में स्टेट डाटा सेंटर का नवीन संस्करण का क्रियान्वयन किया गया है। इस चरण के अंतर्गत टायर 3 मानक आधारित किया स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की जा रही है, प्रस्तावित है, जिसमें 350 से अधिक सर्वर और 1500 से अधिक वर्टिकल मशीन तथा 1.2 पेटाबाइट स्टोरेज के साथ स्वयं का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। स्वयं का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इस नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर, डेटाबेस, फायरवॉल तथा आधुनिक क्लाउड आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही 24/7 निगरानी हेतु अत्याधुनिक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर यानी कि एनओसी की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से यह विश्व स्तरीय साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओसी की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। तो मोटा मोटी देखिए स्टेट डाटा सेंटर क्या है? सरकार, राज्य सरकार के द्वारा डाटा सेंटर के रूप में 38 विभाग को 235 वेबसाइट की कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, जिसमें स्टेट डाटा सेंटर की टायर 3 मानक आधारित स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की जाए, जिसमें 350 से अधिक सर्वर होंगे और 1500 से अधिक वर्टिकल मशीन होगा। 1.2 पेटाबाइट का स्टोरेज भी होगा यहाँ पे। तो स्टेट के जितने भी डाटा हैं इन सबको स्टोरेज करने के लिए लाया गया है स्टेट डाटा सेंटर। ठीक है, मोटा मोटी डाटा सेंटर मतलब डाटा को स्टोरेज करने के लिए लाया जाएगा। इसकी जो क्षमता है कितनी है? 1.2 पेटाबाइट स्टोरेज की क्षमता इसमें विकसित की गई है। ठीक है, जिसमें 1500 से अधिक वर्टिकल मशीन लगा हुआ है और 350 से अधिक सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं बिल्ड नेक्स्ट परियोजना। राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इस योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं का लाभ हितग्राहियों को सीधे तथा प्रभावी रूप से पहुंचाने हेतु विभागों द्वारा पोर्टल, वेबसाइट तथा मोबाइल एप्लीकेशन आदि का विकास किया जाता है। ठीक है, शासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए, तकनीकी मानकीकरण स्थापित करने के लिए तथा एकरूपता लाने के उद्देश्य से, ठीक है, बिल्ड नेक्स्ट 2.0 परियोजना तैयार की गई। यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, शासकीय व्यय में मितव्ययिता यानी कि कम खर्चा करने के लिए और तकनीकी मानकीकरण स्थापित करने के लिए, अब एकरूपता लाने के लिए यह बिल्ड नेक्स्ट परियोजना तैयार की गई। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्ड नेक्स्ट परियोजना क्या है तो लिख दीजिएगा। वर्तमान छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ इंफोटेक एंड सोसाइटी यानी कि चिप्स द्वारा विभिन्न विभागों के लिए 124 से अधिक वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा चुका है। मतलब 124 से अधिक ऐप का निर्माण किया गया है बिल्ड नेक्स्ट परियोजना के माध्यम से। ठीक है, तो सरकारी व्यय में मितव्ययिता हो, यानी मितव्ययिता मतलब कम खर्च हो, और तकनीकी मानकीकरण, टेक्निकल रूप से हम एक मानकीकरण स्थापित कर सके, इसके लिए बिल्ड नेक्स्ट परियोजना चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ इंफोटेक एंड प्रमोशन सोसाइटी यानी चिप्स के माध्यम से। 124 से अधिक वेबसाइट का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया इसके लिए। नेक्स्ट है आपका GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, GIS क्या है देखते हैं। GIS राज्य में योजना निर्माण, परियोजनाओं की निगरानी और योजना का निर्माण, परियोजनाओं की निगरानी, नीति निर्माण और संसाधनों के अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए GIS प्रणाली लाया गया है। क्या रखिएगा? योजना के निर्माण, परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी परियोजना कितनी चल रही है, नीति निर्माण करने के लिए, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है, परियोजना के अंतर्गत 125 GIS डेटाबेस केंद्र, 19,000 से अधिक ग्रामों के जियो रेफरेंस खसरा नक्शा, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया है। BSAG-N यानी कि भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत साझा किया जा रहा है, जिसे राज्य के एग्री स्टैक, ये पोर्टल है बताया था एग्री स्टैक, एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बल मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि राज्य में योजना निर्माण, परियोजनाओं की निगरानी, नीति निर्माण और संसाधनों का अधिकतम प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए GIS प्रणाली विकसित किया गया है। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा कि 125 GIS डेटाबेस और लगभग 19,000 से अधिक ग्रामों के जियो रेफरेंस खसरा नक्शे को जोड़ा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, अगला है नवीन परियोजना की उपलब्धियां। ये देखिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आपके एग्जाम में कभी भी। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल क्या है? AMP केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं और या परियोजनाओं को डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य के विभागवार और जिलेवार
स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय, विभागीय सचिव, ठीक है, जिला प्रशासन द्वारा रियल टाइम मूल्यांकन मॉनिटरिंग करने के लिए डाटा आधारित सुशासन के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 34 विभागों की 201 परियोजनाएं ऑनलाइन ऑन बोर्ड के माध्यम से प्रकट की गई, यानी कि एक डैशबोर्ड दिखेगा कौन सी विभाग की कितनी योजनाएं, कितना परसेंट का उपलब्धि हुआ है, एक डैशबोर्ड के माध्यम से ये लाया गया है मॉनिटरिंग करने के लिए। विभाग द्वारा जितनी योजनाएं चलती हैं, तो 34 विभागों की 201 योजनाएं जो चल रही हैं उसको ऑन बोर्ड डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सामने मुख्यमंत्री को कि कौन सी योजना मेरा कितना परसेंट क्रियान्वित किया जा रहा है, मतलब कौन सी योजना कितनी सफल हुई है। तो ऐसे ही इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए राज्यवार, देखो राज्यवार, विभागवार और जिलेवार तीन इसमें बांटा गया है। राज्य, ठीक है, राज्यवार, विभागवार और जिलेवार, तीनों भागों में बांटा हुआ गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री कार्यालय में विभागीय सचिव, जिला प्रशासन द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि कौन सी योजना कितनी चल रही है, कितनी सक्सेस हुई है, इसकी समस्त जानकारी डैशबोर्ड के माध्यम से प्राप्त होगा, जिसमें 34 विभागों की 201 परियोजनाएं ऑन बोर्ड की गई है। ठीक है, अगला क्या है, मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के स्थानीय विद्यार्थियों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय, आईटी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय विशेषज्ञता विकसित करने के लिए, ठीक है, लोगों में, हमारे जो स्टूडेंट हैं छत्तीसगढ़ के, उनके स्टूडेंटों में आईटी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय विशेषज्ञता सुनिश्चित विकसित करने के लिए, ठीक है, आईटी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्पेशलिस्ट आए, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ इंफोटेक इन्फॉर्मेशन सोसाइटी यानी कि चिप्स के द्वारा उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थान आईआईआईटी यानी कि ट्रिपल आईटी नवा रायपुर, ट्रिपल आईटी कहाँ पे है, नवा रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ट्रिपल आईटी नवा रायपुर के में एमटेक कराया जाएगा, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डीएसएआई में डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 वर्षीय कार्यक्रम हेतु प्रायोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को 9 माह संस्थान में शैक्षणिक अध्ययन कराया जाएगा तथा 15 माह तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्य अनुभव प्रदान किया जाएगा। पहले 9 माह तक क्या कराएंगे, पढ़ाएंगे, और 15 महीना तक क्या कराएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, कार्य अनुभव यानी कि ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा। यह परियोजना जुलाई 2025 से क्रियान्वित है, ठीक है, जुलाई 25 से ये चल रहा है, ठीक है, यह परियोजना, ठीक है, मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप योजना। सरकार क्या करेगी, आपको एमटेक कराएगी, किसमें, आईटी फेलोशिप कार्यक्रम के तहत, ताकि लोगों को उच्च स्तरीय विशेषज्ञता विकसित किया जाए। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको एमटेक करा रही है, 9 महीने तक आपको पढ़ाएगा और आपको 15 महीने तक ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, जुलाई 2025 से योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, इसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 25 फेलो का चयन हो चुका है, 25 फेलोशिप स्टूडेंट का चयन किया जा चुका है, एक बार में 25 लोग को ही पढ़ाया जाएगा ट्रिपल आईटी में। अगला है आपका कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम। कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम, कोर्ट केस का भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। महाधिवक्ता कार्यालय एवं विभाग के मध्य प्रभावी समन्वय एवं ई लिटिगेशन पोर्टल का विकसित किया गया है। इसमें 48 विभागों की 75 कार्यालयों के कुल 94,300 प्रकरण अपलोड किए गए हैं, जिनमें से 68,000 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। 1 अप्रैल आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 विभागों कुल 24,000 प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम है महाधिवक्ता कार्यालय और विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए ई लिटिगेशन पोर्टल का विकसित किया गया है, बस इतना रखना है, ठीक है, बाकी आप काम का नहीं है। अगला है खनिज ऑनलाइन 2.0। राज्य के खनिज संसाधनों को सुचारू प्रशासन एवं नियमन के लिए चिप्स द्वारा खनिज को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए खनिजों विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक एकीकृत वेब आधारित पोर्टल है, ठीक है, नाम क्या है, खनिज ऑनलाइन 2.0, ठीक है, खनिज संसाधनों के सुचारू प्रशासन और नियमन के लिए चिप्स द्वारा जारी किया गया है, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल है, निर्माण किया गया है चिप्स द्वारा। इसके माध्यम से खनिज विभाग की अनेक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा चुकी है, ठीक है, बस यहाँ रखा है खनिज विभाग की सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है चिप्स के माध्यम से। इसके लिए एकीकृत वेब पोर्टल बनाया गया है, नाम है खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल। नेक्स्ट है एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम मतलब होता है कि जब एक ही जानकारी यानी एक ही सेवा आपको समस्त सेवा एक ही जगह पे मिल जाए, उसे बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है, एकल खिड़की निदान। निवेशकों को सभी आवश्यक अनुमतियां
सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से चिप्स द्वारा उद्योग संचालनालय को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में जुलाई 25 में एकल खिड़की प्रणाली SWS सिंगल विंडो सिस्टम प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो जो भी निवेशक आते हैं उनको सभी सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो सभी सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए बोलते हैं एकल खिड़की प्रणाली। एकल खिड़की प्रणाली मतलब एक ही जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसी के लिए लाया गया है एकल खिड़की प्रणाली यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम। तो जो निवेशक होंगे, जो इन्वेस्टर होंगे, उनको सभी सेवाएं और सभी अनुमतियां एक ही जगह प्रदान हो सके, इसके लिए लाया गया है सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली। ठीक है, तो सिंगल विंडो सिस्टम समझ गए होंगे कि जब सभी सेवाएं एक ही जगह प्रदान की जाती हैं उसी को बोलते हैं हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली। इसके अलावा एक है आपका समुदाय सूचना केंद्र। ठीक है, देखेंगे हम लोग समुदाय सूचना केंद्र क्या है, इस बात हम लोग देखेंगे इसके कॉज एंड चुनौतियां और समाधान। ठीक है, चलिए समुदाय सूचना केंद्र क्या है, एक और था यहाँ पे। ठीक है, ये देख लीजिए थोड़ा सा अच्छा हुआ है, अपशिष्ट प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी क्या किया गया है आपका, औद्योगिक गतिविधियों को उत्पन्न अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन, निष्पादन, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग एवं उपचार ट्रीटमेंट की प्रक्रियाओं को प्रभावी रूप से अनुकूलित और निगरानी प्रबंधन के माध्यम से उद्देश्य से चिप्स द्वारा पर्यावरण संरक्षण मंडल को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। यानी कि इन सब चीजों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन निगरानी के लिए भी चिप्स सहायता कर रहा है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा वाहन ट्रैकिंग सिस्टम ये नया आया है। ठीक है, ये क्या है, महिलाओं और बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत राज्य के सभी शासकीय कमर्शियल वाहनों में, स्कूल बसों में पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब कि कोई भी वाहन कहाँ चल रहा है सरकार इसका जानकारी रखेगी। इसमें क्या है, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, और पैनिक बटन, कोई महिलाओं को अगर दिक्कत हो रहा है तो पैनिक बटन दबा दो, सरकार के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा और तुरंत वहां पे पुलिस आपको पहुंच जाएगी। इस पहल के अंदर डायल क्या है, इस पहल के अंदर डायल 112 सिस्टम विकसित किया गया है। वाहन ट्रैकिंग सिस्टम तथा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो आपका बिलासपुर में भी है, तारबहार चौक में स्थापना की गई है। यह सिस्टम वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी, कौन सा गवर्नमेंट का जो वाहन है किस जगह पे कहाँ पे चल रहा है, अभी सारा रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे सरकार। आपातकालीन स्थिति में तत्काल प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित भी करेगी। आपातकालीन स्थिति में राज्य में अब तक 55,000 से अधिक शासकीय कर्मचारी, कमर्शियल वाहन, स्कूल बसें, परिवहन विभाग तथा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के दिशा निर्देशों के अनुसार सिस्टम से ऑनबोर्ड जुड़ चुकी है। यानी कि 55,000 से अधिक जो सरकार की जो परिवहन है वो जुड़ चुकी है ऑनबोर्ड के माध्यम से। मतलब सरकार इतने लोग 55,000 वाहनों का मॉनिटरिंग कर रही है। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे देखना है इसके समाधान और चुनौतियां। ठीक है, तो ये देखिएगा, अभी हम लोग इसमें एक थोड़ा सा पढ़ना है समुदाय सूचना केंद्र, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, समुदाय सूचना केंद्र। समुदाय सूचना केंद्र क्या है, ये छूटा हुआ है आपका, कल छूट गया था। समुदाय सूचना केंद्र क्या है, याद रखिएगा ये आईटी विभाग द्वारा, आईटी विभाग द्वारा जो 7 सिस्टर प्लस सिक्किम यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र प्लस सिक्किम, सिक्किम पूर्वोत्तर क्षेत्र प्लस सिक्किम को जोड़ने के लिए लाया गया है समुदाय सूचना केंद्र। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम मतलब इसको बोले तो 7 सिस्टर प्लस सिक्किम को जोड़ने के लिए समुदाय सूचना केंद्र, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, CIS CIC CIC कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर के विकसित किया गया है। इसके यहाँ पे जो है 487 विकास खंड है, ब्लॉक 487 विकासखंड ब्लॉक में ये योजना संचालित है। तो आईटी विभाग द्वारा जारी किया गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र प्लस सिक्किम को जोड़ने के लिए यह योजना लाया गया है समुदाय सूचना केंद्र। यहाँ पे 487 विकासखंड को, यहाँ 487 ब्लॉक में यह केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, केंद्र स्थापित किए गए हैं, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, सिक्किम प्लस
आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि 8 राज्यों में आपका 487 ब्लॉक में ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास और ब्लॉक स्तर पर भागीदारी बढ़ाना। उद्देश्य है लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास करना, साथ ही साथ इसका उद्देश्य है ब्लॉक स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाना। ब्लॉक स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाना, लोगों की भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, यह आपका सामुदायिक सूचना केंद्र है। ठीक है, जिसकी ये छूट गया था कल, उसको हम लोग पढ़े। तो याद रखिएगा, आईटी विभाग द्वारा जारी किया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि 7 सिस्टर प्लस सिक्किम में 487 ब्लॉक में केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से विकास करना और ब्लॉक स्तर पर लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे आईटी से जुड़ी बाधाएं, आईटी से जुड़ी क्या पढ़ेंगे हम लोग, बाधाएं और उसके समाधान। ठीक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी बाधाएं, बाधाएं क्या क्या है। ठीक है, आईटी जुड़ी बाधाएं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बाधा देखते हैं। सबसे पहली बाधा तो यही है कि लोगों में अशिक्षा है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा अशिक्षा किस चीज की है, साक्षरता का अभाव। ठीक है, साक्षरता का अभाव है, साक्षरता का अभाव है। अगर अलग से आ गया लिखने के लिए आपके एग्जाम में तो साक्षरता का अभाव कैसे है, नए प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रति, नए प्रौद्योगिकी, नए टेक्नोलॉजी, नए प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रति अशिक्षा, मतलब चाहते ही नहीं है कि हम नया टेक्नोलॉजी सीखें। ठीक है, ग्रामीण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अशिक्षा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। चुनौतियां, सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती अशिक्षा ही है। लोग चाहते ही नहीं है कि हम इसको सीखें। ठीक है, रूढ़िवादिता, हठ धर्मिता, अशिक्षा या इसी को ले रूढ़िवादिता या हठ धर्मिता बोल सकते हैं। रूढ़िवादिता या इसी बोल सकते हो हठ धर्मिता, हठ धर्मिता। ठीक है, हम सीखेंगे ही नहीं, तुम जो जो सिखा लो। ठीक है, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, हठ धर्मिता, ऐसा हो जा रहा है कि लोग सीखना नहीं चाहते नए प्रौद्योगिकी के प्रति, हठ धर्मिता, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, ऐसा बोल सकते हो। दूसरा है आपका, दूसरा है ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड की समस्या, डिजिटल डिजिटल डिवाइड, डिवाइड की समस्या। अब डिजिटल डिवाइड है क्या, बात समझो। डिजिटली रूप से डिवाइड हो चुका है, जैसे कि आप कई जो शहरी क्षेत्र हैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं, और गांव जो है आज भी बहुत नीचे स्तर पर टेक्नोलॉजी के मामले में। तो डिजिटली रूप से क्या हो चुका है, शहर बहुत आगे निकल चुका है, गांव बहुत पीछे है। कई गांव में क्या शिक्षा का माध्यम देखें तो वो गांव ज़्यादा डिजिटल रूप से सुरक्षित हो गया है, और कई गांव बहुत नीचे हैं जिनको अभी तक जानकारी नहीं है। आज भी कई जगह उनका शोषण हो रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका कई जगह पैसा ले रहे हैं। आज महतारी बंधन का कई कई केस आया है। तो ऐसे कई गांव हैं जो डिजिटली रूप से असाक्षर होते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या होते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा ग्रहण न कर पाना, ये भी एक चुनौती है। दूसरा डिजिटली डिवाइड है, कोई बहुत ज़्यादा डेवलप है, कोई बहुत कम डेवलप है, तो बीच में क्या हुआ है, डिवाइड हो चुका है। इसे बोलते हैं डिजिटल डिवाइड की समस्या ग्रामीण भारत में बनी हुई है। ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आ रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच, ठीक है, इंटरनेट की पहुंच नहीं है, इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित नहीं है, पहुंच सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।
हुआ क्या रहा है कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट और दूरसंचार की उपलब्धता है, ठीक है। तो इंटरनेट प्लस दूरसंचार, दूरसंचार क्या है, अनुपलब्ध है। उपलब्ध है लेकिन उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। आज भी कई जगह क्या है 5G नहीं पहुंच पाया, ठीक है। कई गांव है जहाँ पे 5G नहीं पहुंच, जैसे मेरे ही गांव में अभी तक 5G पहुंच नहीं पाया। तो सोच सकते हो किस शहर में क्या है 5G चल रहा है और गांव में अभी भी 3G 4G में लटके हुए, ठीक है। तो इंटरनेट की बहुत सुनिश्चित नहीं है। चौथा बड़ा समस्या है कि कई गांव में जैसे कि बिजली पानी गिर गया तो कनेक्टिविटी नहीं हो जाता है, लाइट ही नहीं होता, और बिना लाइट के टावर वाले चालू नहीं करते यार, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ग्रामीण भारत में विद्युत की निरंतर पहुंच कमी, ठीक है। तो ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे होगा जब वहां विद्युत ही नहीं है। तो ग्रामीण भारत में निरंतर विद्युत आपूर्ति आपूर्ति की कमी, जैसे शहर में तुरंत लाइट गोल होता है, तुरंत आ जाता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहां ऐसा होता है कि लाइट गोल हुआ, आंधी पानी आया तो 1-2 दिन गोल होता है, विद्युत आपूर्ति की कमी। और टावर वाले क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो ग्रामीण भारत में निरंतर विद्युत आपूर्ति कमी, कंटिन्यूअस विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाता, ठीक है। इसकी वजह से भी चुनौती आ जा रहा है। अगला देखते हैं आईटी को लेकर स्वीकार्यता कमी, है ना। ये वही हो जाएगा, डिजिटल डिवाइड में आ जाएगा, अशिक्षा में आ जाएगा। आईटी को लेकर के, सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर के स्वीकार्यता कमी है, इसी में आ जाएगा। आईटी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर लोगों में स्वीकार्यता कमी है, लोगों में स्वीकार्यता की कमी है, मतलब लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या अपनाना नहीं चाहते, ऐसा हो जा रहा है। हट धर्मिता बोलते हैं इसको। तो आईटी को लेकर लोगों को स्वीकार्यता कमी है, ये किससे हो रहा है, अशिक्षा की वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल सकते हैं अगला, अवसंरचना कमी है, ठीक है। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, अवसंरचना। जैसे बस्तर और सरगुजा कई क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाना ही मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। तो ग्रामीण भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, अवसंरचना कमी है, ठीक है। इसकी वजह से आधारभूत संरचना, इसको बोल सकते हो आधारभूत संरचना का अभाव है वहां पे, आधारभूत संरचना ही नहीं है, आधारभूत संरचना संरचना का अभाव है। जो बेसिक नीड चाहिए किसी चीज को करने के लिए, संरचना यानी कनेक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, बिजली, ठीक है, आपका इंटरनेट संचार। तो आईटी के लिए ये सब क्या है, आधारभूत संरचना है, ठीक है। कंप्यूटर इंटरनेट ये सारे है नहीं, आधारभूत संरचना का अभाव है। टावर लग गया है तो इंटरनेट स्पीड नहीं चल रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। अभी भी 4G कनेक्शन है, घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता, ठीक है। चलिए, दुर्बल आर्थिक स्थिति यानी कि गरीबी बेरोजगारी, ये भी एक प्रमुख समस्या है। अगर किसी के पास गरीब है तो कहाँ से मोबाइल पकड़ा पाएगा। दुर्बल दुर्बल आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जो कमा रहा है 100 रुपया वो कहाँ से खर्चा करेगा, दुर्बल आर्थिक, इसमें गरीबी बेरोजगारी समस्या आ जाती है, गरीबी प्लस बेरोजगारी ये प्रमुख समस्या आ जाती है, ठीक है। कोई गरीब और बेरोजगार है तो एंड्रॉइड मोबाइल फोन चला ही नहीं पा रहा है, तो चला नहीं पाएगा और टेक्नोलॉजी से कैसे जान पाएगा। तो दुर्बल आर्थिक स्थिति आ जाती है जिसमें गरीबी बेरोजगारी प्रमुख समस्या बनकर जाती है यहाँ पे, ठीक है। जो इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती बनकर आती है, ठीक है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में देखें तो डीप फेक, साइबर क्राइम, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में अगर देखें, मतलब शहरी क्षेत्र मतलब ग्रामीण से लगे हुए जो शहर हैं, इसके अलावा वहां पे है, इससे जो चुनौती में देख सकते हैं डीप फेक, आजकल साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट की समस्या है, ठीक है। साथ ही साथ आपका ये सब क्या कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव है, ठीक है। आईटी के इफेक्ट हैं, आईटी के ही इफेक्ट हैं, अब गांव गांव तक पहुंच चुके हैं। जो शहरों से सूचना प्रौद्योगिकी के जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव बोल सकते हैं, आईटी के सूचना प्रौद्योगिकी के, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाव, प्रभाव, प्रभाव जो है
गांव से शहर से गांव में पहुंच चुके हैं, शहर से अब गांव में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, गांव में भी डीप फेक की समस्या, साइबर क्राइम की समस्या, डिजिटल अरेस्ट की समस्या, ये सारे जो आईटी के प्रभाव है जो शहरी क्षेत्र में देखने को मिलते थे वो आज गांव में भी देखने को हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, चुनौतियां हैं। ठीक है, ठीक, इसके अलावा एक और लिख सकते हैं, आईटी के लाभ और लोगों के संबंध में, आईटी के लाभ एवं लोगों को मिलने वाली जानकारी के संबंध में अभाव है, मिलने वाली जानकारी के संबंध में अभाव है। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या आईटी के लाभ हैं और क्या क्या आईटी के नुकसान है। सबसे पहले जन जागरूकता ही नहीं है, तो यही सबसे बड़ी समस्या ये भी है। ठीक है, आईटी के लाभ क्या है, आईटी के नुकसान क्या है, इन सब से लोगों को मिलने वाली जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। आईटी के लाभ और लोगों को मिलने वाली जानकारी के संबंध में अभाव है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख समस्याएं हैं और इसी के लिए क्या होगा, समाधान आएगा। ठीक है, समस्या कभी भी आएगी उसके लिए क्या आएगा, समाधान आएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं आईटी के प्रमुख समाधान, आईटी के समाधान। ठीक है, अगर समस्या है तो उसका क्या होना चाहिए, समाधान भी होना चाहिए, तो उसका प्रमुख समाधान पढ़ते हैं। ठीक है, पहला समाधान, समाधान यही है कि डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाए। क्या चलाया जाए, डिजिटल, अगर असाक्षर है तो डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाए, अभियान चलाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे लोग जागरूक नहीं थे, तो तीसरा क्या करो, डिजिटल रूप से लोगों को जागरूक किया जाए, डिजिटल रूप से लोगों को जागरूक किया जाए, यानी जन जागरूकता अभियान किया जाए, चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तीसरा, डिजिटल रूप से लोग जागरूक किया जाए। इसके बाद आपका है 5G व फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया जाए, 5G एवं फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क का विस्तार किया जाए, क्योंकि गांव में 5G नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, 5G और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करो, ताकि लोगों तक क्या हो सके, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू फास्ट इंटरनेट की सुविधा मिल सके, क्योंकि इंटरनेट सुविधा होगी तभी तो वो संचार कर पाएंगे। ठीक है, साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाए। ठीक है, साइबर अपराध रोकने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाए। किसी को भी ओटीपी नहीं बताना है। अभी मेरे घर में मेरे भाभी ने ओटीपी बता दिया था, 4-5 हज़ार रुपये उसका अकाउंट से निकाल लिए। तो याद रखिएगा, ये ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, ताकि ये लोगों तक, ये साइबर सुरक्षा का संबंधित कई सारे अभियान होते हैं जिसके तहत उनको जानकारी दिया जाए, कभी भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, किसी को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ों को लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान गाँव में चलाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, पंचायत स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, लेकिन लोगों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, तो पंचायत स्तर पर, पंचायत स्तर पर लोगों को आईटी का प्रशिक्षण दिया जाए। जितना सरपंच पंच है, ठीक है, इन सभी को पहले तो आईटी स्तर पर आईटी का प्रशिक्षण दिया जाए, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जाए कि क्या क्या इसके प्रॉज है, क्या क्या इसको कॉन्स है। ठीक है, हानि और नुकसान। ठीक, इसके अलावा स्थानीय भाषा में ऐप का विकास किया जाए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हम लोग पढ़ाई तो करते हैं स्थानीय भाषा में, पर ऐप हम चलाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में ऐप का विकास किया जाए, ताकि लोग बोल क्या रहे हैं उसको समझ सकें। जैसे 36 कोस ऐप, एग्जाम्पल लिख सकते हो, 36 36 कोस ऐप जो विकसित किया गया है, ये स्थानीय भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में 36 कोस ऐप। तो ऐसे ऐप विकसित किया जाए जिससे लोग अपनी
भाषा में, जैसे गोंडी में, हल्बी में, अपने क्षेत्रीय भाषा में इसको ऑप्शन दिया जाए ताकि आप उस ऐप को एक्सेस कर सके, ताकि वो बोल क्या रहा है उस ऐप में, कुछ एक्टिविटी करने से पहले उसको वो खुद जान सके। ठीक है, इससे क्या होगा, अपराध होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो ये मुख्यतः जो है आपका समाधान हो गया। ठीक है, और जो जो भी समस्या थी उससे समाधान जोड़ सकते हैं। ठीक है, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, अवसंरचना विकसित किया जाए। गरीबी बेरोजगारी तो चलेगा, खत्म होगा, तो इसके लिए साक्षरता अभियान तो पढ़ लिए। ठीक है, तो ये सब इसी का उल्टा हम लोग को लिखना है। कभी भी अपना समस्या होगा उसका उल्टा क्या होगा, समाधान होगा। ठीक, तो ये आपका आईटी से जुड़ी प्रमुख बाधाएं और समस्या थी, और जो हमने सीआई समुदाय सूचना पेज पजिया था उसको हम लोग ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका मुख्यतः 99% ये आपका ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी खत्म हो चुका है। इसमें सिर्फ आपको करंट अफेयर जोड़ना है, मैंने बताया था कि 10% ही आपका बचा हुआ है, तो आपको इसमें 10% ही आपको बचा हुआ है। 10% आप करंट अफेयर्स में आप जोड़ के इसमें आप कवर कर लेंगे, और इसी साथ ही आपका ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी वाला जो चैप्टर था यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अभी होली ऑफर चल रहा है। होली ऑफर में अप टू 50% सभी कोर्सों पर डिस्काउंट चल रहा है। हमारा एप्लीकेशन है घोटुल कोचिंग क्लासेस ऐप, वहां पे जाकर के आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर ऐप के माध्यम से कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करना जरूर ना भूलें। कूपन कोड कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलें। कूपन कोड, कई लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं सर उसमें कूपन कोड लग रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, कूपन कोड जो आपको वहां दिख रहा होगा होली का, ठीक है, होली 25 करके जो भी दिख रहा होगा, 26 करके, उसको टच करना है। टच करोगे तो अपने आप को कूपन लग जाएगा। ठीक है, तो कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, ना भूलें। अप टू 50% सभी कोर्स में ऑफ है। ठीक है, अलग अलग कोर्स में। तो जिनको भी अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है, ठीक है, इस पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज जिनको चाहिए होगा वो व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे, या फिर कॉल कर लेंगे, और आपको मेंस टेस्ट सीरीज व्हाट्सअप के माध्यम से ही ऑनलाइन वालों के लिए। ऑफलाइन आप विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है नियर कैनरा बैंक सिंडिकेट ब्रांच, दयालबंद, बिलासपुर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट।